भाड़ में जा बैठ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियलिटी हिंदी पर। आज हम मुन्ना भैया की हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज ग्लोरी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मैंने इस पूरी वेब सीरीज को बिना सीन मिस किए इस एक ही वीडियो में कवर किया है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है नोएडा के एक बहुत ही शोर शराबे और धुएं से भरे बार से, जहां हमारी मुलाकात इस कहानी के पहले मेन कैरेक्टर देवेंद्र सिंह से होती है, जो इस बार में एक बाउंसर का काम करता था। देव की अच्छी खासी बॉडी थी, उसका चेहरा एकदम गुंडे की तरह दिखता था, लेकिन अगर आप उसकी आंखों में देखेंगे तो आपको एक बहुत गहरा ट्रॉमा और दर्द दिखाई देगा। दरअसल देव हमेशा से यहाँ नहीं रहता था, वो हरियाणा के शक्तिगढ़ का रहने वाला था। दोस्तों, शक्तिगढ़ कोई आम जगह नहीं थी, ये एक ऐसी फैक्ट्री थी जहाँ नेशनल लेवल के बॉक्सर जानवरों की तरह तैयार किए जाते थे। देव के पिता भी चाहते थे कि देव एक महान बॉक्सर बने, लेकिन पास्ट में देव के साथ एक ऐसा दर्दनाक और बड़ा हादसा हुआ था जिसने उसका पूरा करियर और उसकी जिंदगी तक बर्बाद कर दी थी। उसी भयंकर नफरत की वजह से देव ने अपना घर तक छोड़ दिया था और उसने कसम खा ली थी कि वो अब उस नर्क में कभी लौटकर वापस नहीं जाएगा। बार के अंदर पार्टी चल रही थी, तभी एक लड़का नशे में एक लड़की के साथ बहुत गंदी बदतमीजी करने लगता है। देव तुरंत उसे रोकने की कोशिश करने आगे आता है, लेकिन वो नशेड़ी लड़का अपने ईगो में आकर अपनी जेब से एक गन निकालता है और सीधा देव के सिर पर तान देता है। गन देखते ही देव को अचानक बहुत गुस्सा आ जाता है और उस लड़के को बहुत बुरी तरह पीट देता है, लेकिन इस लड़ाई के चलते बार का मालिक देव को उसकी बाउंसर की नौकरी से बाहर निकाल देता है। इधर हरियाणा के शक्तिगढ़ में हमें देव के पिता रघुवीर सिंह दिखाए जाते हैं। पूरे इलाके में लोग उन्हें डर और इज्जत के साथ कोच सर कहकर बुलाते थे। वो एक नामी कोच थे क्योंकि उनके अंदर बॉक्सिंग को लेकर एक ऐसा पागलपन था जो दुनिया के किसी भी रिश्ते से बहुत ऊपर था। कोच सर ने 8 साल की कड़ी मेहनत करके निहाल सिंह नाम के एक बहुत ही तगड़े बॉक्सर को तैयार किया था। निहाल का टारगेट सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक था। आज निहाल का एक बहुत बड़ा ट्रायल मैच चल रहा था। इसे देखने के लिए शहर के बहुत से जाने माने लोग आए हुए थे। यहाँ डीएसपी फोगाट, जो एक पूरी तरह से बिका हुआ पुलिस वाला था, यहीं पर कुकी यादव, जो इलाके का एक बड़ा गुंडा भी मौजूद था, और यहाँ सबसे पावरफुल आदमी सरपंच ढांडा, जिसके कंट्रोल में ये पूरा शहर था। अब मैच शुरू होता है, जहाँ निहाल सिंह अपने अपोनेंट पर एक भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है। वो कोच सर के सिखाए हुए एक एक दाव पेच का इस्तेमाल करता है और कुछ ही सेकंड्स में अपने सामने वाले बॉक्सर को जमीन पर गिराकर नॉकआउट कर देता है और निहाल ये ट्रायल मैच आसानी से जीत जाता है। मैच जीतने के बाद निहाल जश्न नहीं मनाता था, वो चुपचाप वहाँ से निकलकर एक गुड़िया नाम की लड़की से मिलने सुनसान फुटबॉल ग्राउंड की तरफ निकल जाता था। गुड़िया कोई और नहीं बल्कि देव की सगी बहन और कोच सर की इकलौती बेटी थी। निहाल और गुड़िया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तभी हमें यहाँ पता चलता है कि गुड़िया प्रेग्नेंट है, मतलब वो निहाल के बच्चे की माँ बनने वाली थी। दोनों बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर कोच सर को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो वो बवाल कर देंगे, इसलिए उन दोनों ने आज रात ही दिल्ली भागने का प्लान बना लिया था। गुड़िया के चेहरे पर एक खुशी थी, उसे लग रहा था कि अब वो आजाद हो जाएगी। वो दोनों दिल्ली निकलने ही वाले थे कि तभी वहाँ मास्क पहने हुए गुंडे आ जाते हैं। उनके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। वो सीधा निहाल की तरफ बढ़ते हैं। निहाल एक बॉक्सर था, वो गुड़िया को बचाने के लिए उन गुंडों से भिड़ जाता है, लेकिन वो लोग गिनती में बहुत ज्यादा थे। निहाल उनसे भीड़ तो गया था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया और देखते ही देखते उन मास्क वाले गुंडों ने निहाल सिंह को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी वहीं तड़प तड़प कर जान निकल गई। जब गुड़िया उन्हें रोकने के लिए आगे आई तो उन दरिंदों ने उस प्रेग्नेंट गुड़िया को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने गुड़िया को भी इतनी बुरी तरह मारा कि वो खून से लथपथ होकर अधमरी हालत में जमीन पर गिर पड़ती है। अब कहानी हमें ले जाती है देव के सगे भाई रविंद्र के पास, जो हरियाणा के एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में शांति से अपनी नौकरी कर रहा था। रवि ने पिछले 5 सालों से किसी इंसान पर अपना हाथ तक नहीं उठाया था। वो एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। फैक्ट्री में काम करते वक्त अचानक एक आदमी रवि को जानबूझकर जोरदार टक्कर मारता है। गलती उस आदमी की थी, लेकिन फिर भी वो उल्टा रवि को ही गालियां देने लगता है और उस पर हावी होने की कोशिश करता है। लेकिन रवि उस आदमी से हाथ जोड़कर माफी मांगकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी रवि के फोन की घंटी बजती है। कॉल पर उसे गुड़िया के साथ हुए उस हादसे और निहाल की मौत के बारे में पता चलता है। ये सुनकर रवि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत अपने भाई देव को कॉल करता है और कहता है कि देव, हमें तुरंत शक्तिगढ़ वापस चलना होगा। देव मना करता है, लेकिन जब रवि रोते हुए उसे गुड़िया के बारे में बताता है तो देव पूरी तरह टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी फूल सी बहन अब मौत के मुंह में है। अब अगले ही दिन देव और रवि शक्तिगढ़ पहुंचते हैं। रवि हॉस्पिटल के अंदर एंट्री लेता है। तभी हमें यहाँ एक बहुत अजीब चीज देखने को मिलती है। रवि मीडिया और लोगों की नजरों से खुद को छुपाने के लिए एक कैप और आंखों पर काला चश्मा पहनकर आया था। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि 5 साल पहले रवि ने शक्तिगढ़ में कुछ ऐसा कांड किया था जिसकी वजह से उसे शहर तक छोड़ना पड़ा था। दोनों भाई हॉस्पिटल पहुंचते हैं और जब वो अपनी छोटी बहन को ऐसी हालत में देखते हैं तो वो दोनों अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं। देव मन ही मन में बस यही सोचने लगता है कि अगर मैं गुड़िया को पहले ही अपने साथ ले जाता तो आज उसकी हालत इतनी खराब नहीं होती। देव अपने पिता कोच सर से बात तक नहीं करना चाहता था क्योंकि वो अपने पिता से बहुत नफरत करता था। हॉस्पिटल के उसी वार्ड में निहाल सिंह की लाश भी पड़ी हुई थी और कोच सर वहीं सुन्न पड़े बैठे उस लाश को देख रहे थे। कोच सर का 8 साल का सपना एक ही रात में चकनाचूर हो गया था। तभी वहाँ पूछताछ के लिए इंस्पेक्टर अरविंद आता है। वो कोच सर से पूछता है कि क्या निहाल की किसी से कोई दुश्मनी थी। कोच सर बताते हैं कि निहाल नेशनल स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग किया करता था और वहीं पर बहुत से बॉक्सिंग क्लब्स के प्लेयर्स भी आते थे। मुझे ऐसा लगता है कि निहाल की मौत का असली जिम्मेदार बिजू सिंह हो सकता है। अगर निहाल ओलंपिक नहीं जा पाया तो बिजू के लड़कों को ओलंपिक जाने का मौका मिल जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि ये उसी का ही काम है। तभी हमें बीजू सिंह दिखाया जाता है, जिसके पास एक जोयना नाम की न्यूज रिपोर्टर आती है और वो सीधा बीजू सिंह से तीखे सवाल पूछने लगती है कि क्या निहाल को आपने मरवाया है। लेकिन बीजू सिंह बहुत ही शांति से कहता है कि मेरे
लड़के रिंग के अंदर अपने दांव पेच दिखाते हैं मैडम। रिंग के बाहर मर्डर करने की मेरी इतनी छोटी सोच नहीं है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर का माहौल बहुत गर्म हो चुका था। तभी वहाँ निहाल सिंह का पिता और उसका छोटा भाई हुकुम सिंह रोते हुए आते हैं। हुकुम सिंह बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब कोच सर की वजह से हुआ है। इसलिए वो कोच सर पर चीखते हुए कहता है कि अगर तुम्हें निहाल और गुड़िया के बारे में पता था तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? तुम्हारी उस घटिया और मनहूस बेटी गुड़िया की वजह से ही आज मेरा भाई मारा गया है। अपनी बेहोश बहन के लिए ये गंदे शब्द सुनकर देव कंट्रोल नहीं कर पाता। वो हुकुम की गर्दन पकड़कर उसे दीवार पर दे मारता है और वो कहता है कि अगर मेरी बहन के खिलाफ तेरे मुंह से एक लफ्ज भी निकला तो तेरी गर्दन यहीं धड़ से अलग कर दूंगा। इधर देव और उसके पिता के बीच बहस शुरू हो जाती है। देव कहता है कि गुड़िया अंदर मौत से लड़ रही है और तुम्हें यहाँ बैठकर भी सिर्फ अपने बॉक्सर और ओलंपिक की पड़ी है। तभी देव अपनी पैंट ऊपर उठाता है और दोस्तों तभी हमें पता चलता है कि देव का घुटने के नीचे का एक पैर नकली है। देव चिल्लाकर अपने बाप से कहता है, आज तुम्हारी इसी बॉक्सिंग की भूख और तुम्हारे पागलपन की वजह से मैं एक लंगड़ा इंसान हूँ। तुमने ही मुझे इस हालत में पहुंचाया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये एक बहुत बड़ा पास्ट था जो आगे खुलकर सामने आएगा। देव गुस्से में गुड़िया के कमरे में चला जाता है लेकिन रवि कोच सर के पास रुकता है। कोच सर रवि को अपनी पुरानी कार की चाबियां देते हैं और कहते हैं कि ये अब उसकी अमानत है। देव अंदर गुड़िया के बिस्तर के पास बैठा हुआ था। तभी अचानक मॉनिटर की बीप तेज होती है और गुड़िया की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। देव ये देखकर खुशी से रो पड़ता है। गुड़िया हांफते हुए सबसे पहले पूछती है कि निहाल कैसा है। देव अपनी बहन को उस हालत में सच नहीं बता सकता था, इसलिए वो झूठ बोल देता है कि वो बिल्कुल ठीक है गुड़िया, तू टेंशन मत ले। देव गुड़िया से पूछता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। गुड़िया कांपती हुई आवाज में बताती है कि उन लोगों ने मास्क पहना हुआ था। मैं उनके चेहरे तो नहीं देख पाई लेकिन हाथापाई में मैंने उनमें से एक आदमी की आंख फोड़ दी थी। गुड़िया देव को बताती है कि उसका चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। देव और रवि गुड़िया के लिए चॉकलेट लेने हॉस्पिटल के बाहर जाते हैं लेकिन जाते जाते देव डॉक्टर और पूरे स्टाफ को सख्त वार्निंग देता है कि गुड़िया को किसी भी हालत में निहाल की मौत के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जैसे ही दोनों भाई हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं रिपोर्टर जोयना उनके पास आ जाती है और सवाल पूछने लगती है। देव का पारा पहले ही हाई था। वो जोयना को गालियां देकर कहता है कि हमसे दूर रहा वरना बहुत बुरा होगा। जोयना रवि के हाथों में अपना कार्ड थमाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दोनों भाई उस फुटबॉल ग्राउंड में जाते हैं जहाँ वो हादसा हुआ था। वो वहाँ सबूत ढूंढ रहे थे तभी उन्हें वहाँ एक छोटा सा बच्चा मिलता है जिसके पास वही मास्क था जो उन कातिलों ने पहना हुआ था। वो लोग बच्चे से मास्क तो ले लेते हैं लेकिन उनको अभी तक इस मास्क के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। कुछ टाइम बाद रात हो जाती है। देव और रवि एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी में बैठे हुए थे। तभी देव कुछ सामान लेने के लिए पास के एक मॉल में चला जाता है। तभी बाहर रवि के पास शक्ति बॉक्सिंग क्लब का एक बॉक्सर धर्म अपने गुंडों के साथ आ जाता है। यहाँ हमें रवि के 5 साल पुराने पास्ट का वो सच पता चलता है। दरअसल 5 साल पहले रवि का एक बॉक्सिंग मैच धर्म के छोटे भाई अर्जुन से हुआ था। उस मैच में रवि ने अर्जुन को एक ऐसा पंच मारा था कि अर्जुन नॉकआउट तो हुआ लेकिन फिर कभी जिंदा नहीं उठ पाया। मतलब अर्जुन की रिंग में ही मौत हो गई थी। उसी मौत के गिल्ट में रवि ने बॉक्सिंग और शक्तिगढ़ दोनों को छोड़ दिया था। आज धर्म अपने उसी भाई का बदला लेने आया था। धर्म के गुंडे देव को अकेला देखकर उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। रवि अभी भी अपना हाथ नहीं उठा रहा था क्योंकि उसने कसम खाई थी। लेकिन जैसे ही वो गुंडे गुड़िया के बारे में गंदी बातें करने लगते हैं रवि के अंदर का वो 5 साल पुराना सोया हुआ शैतान जाग जाता है। फिर दोनों भाई मिलकर उन गुंडों को बहुत ही बुरी तरह पीटने लगते हैं। तभी वहाँ कोच सर और बिजू सिंह जो धर्म का बोस था वो दोनों आ जाते हैं। धर्म गन निकाल लेता है। बिजू सिंह कोच सर को देखकर एक बहुत ही कड़वा ताना मारते हुए कहता है कि एक दिन में एक ही घर से अगर एक ही अर्थी निकले तो ज्यादा अच्छा होगा। ये लाइन सुनते ही देव और रवि का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। वो पागलों की तरह भागकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और दोस्तों जब वो हॉस्पिटल के कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनका पूरा संसार उजड़ चुका था। बिस्तर पर गुड़िया की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी। किसी ने बहुत ही बेरहमी से गुड़िया की छाती में कैंची घोप घोप कर उसे तड़पा तड़पा कर जान से मार डाला था। दोनों भाई अपनी फूल सी बहन की लाश देखकर पागलों की तरह रोने लगते हैं और इसी खून और आंसुओं के समंदर के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जहाँ से अब सिर्फ और सिर्फ बदले की आग फैलने वाली थी। अब देव और रवि अपनी बहन की अस्थियां लेने जाते हैं। दोनों भाइयों के पैर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जिस बहन को वो दिल्ली की आजादी देना चाहते थे आज वो एक कलश में सिमट कर रह गई थी। उनका दिल खून के आंसू रो रहा था लेकिन उनकी आंखों में अब एक ऐसी बदले की आग जल चुकी थी जो पूरे शक्तिगढ़ को राख करने वाली थी। इधर हमें उस फूटी आंख वाले कातिल का सच पता चलता है जिसकी आंख गुड़िया ने फोड़ी थी। उसका नाम था सन्नी और वो कोई सड़क छाप गुंडा नहीं बल्कि इलाके के सबसे बड़े गैंगस्टर कुकी यादव का सगा भांजा था। मर्डर वाली रात सन्नी अपनी फूटी हुई आंख लेकर सीधा अपने मामा कुकी यादव के पास पहुंचता है। कुकी यादव अपने भांजे की यह हालत देखकर बौखला जाता है और उसे तुरंत एक प्राइवेट क्लिनिक में इलाज के लिए ले जाता है। देव और रवि सीधा इंस्पेक्टर अरविंद के पास जाते हैं और उसे गुड़िया के मर्डर और उस फूटी आंख वाले सुराग के बारे में बताते हैं। वैसे हमें ये भी पता चलता है कि अरविंद और रवि बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अरविंद इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है लेकिन दोस्तों ये सिस्टम बहुत गंदा और बिका हुआ है। यहाँ एंट्री होती है शक्तिगढ़ के सबसे अमीर और पावरफुल आदमी सरपंच ढांडा की। ढांडा एक ऐसा आदमी था जिसके इशारों पर शहर का हर नेता और पुलिस वाला नाचता था और उसका सिर्फ एक ही शौक था, उसका पालतू भैंसा सुल्तान। ढांडा अपने सुल्तान से अपने सगे बेटों से भी ज्यादा प्यार करता था। ढांडा सीधा डीएसपी फोगाट को ऑर्डर देता है कि इस गुड़िया वाले केस को तुरंत रफा दफा करो। इसी कारण डीएसपी फोगाट तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और मीडिया के सामने एक बहुत ही गंदी कहानी बताने लगता है। डीएसपी कहता है कि गुड़िया का मर्डर कोई साजिश नहीं थी, कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आए थे और डर के मारे उन्होंने गुड़िया को मार दिया। ये न्यूज सुनकर देव और रवि का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। वो दोनों भागकर अरविंद के पास जाते हैं लेकिन अरविंद बेबसी से कहता है कि ये सब ऊपर वालों की मिली भगत है, मुझे इस केस से निकाल दिया गया है और अब मेरे हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन अरविंद जाते जाते उन्हें एक सुराग दे जाता है। अरविंद बताता है कि सन्नी ने जिस क्लिनिक में अपनी आंख का इलाज करवाया था उसे उसका पता चल गया है। देव और रवि बिना सोचे उस क्लिनिक पर चले जाते हैं और वो उस डॉक्टर को बुरी तरह पीटकर सच उगलवा लेते हैं। डॉक्टर कांपते हुए बताता है कि वो कुकी यादव का भांजा सन्नी था और वो आज रात एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग मैच में पैसा
कलेक्शन करने आने वाला है। कुकी यादव के अड्डे पर जाना मौत के मुंह में जाने जैसा था। वहाँ बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है। अंदर घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उस बॉक्सिंग मैच का हिस्सा बनना। कोच सर अपना पावर इस्तेमाल करते हैं और रवि का नाम उस मैच में डाल देते हैं। अब वहाँ रवि रिंग में उतर जाता है, लेकिन रवि के सामने जो बॉक्सर था वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था। उस बॉक्सर के शरीर में पेन किलर के इंजेक्शन लगे हुए थे। रवि उसे कितने भी पंच मार रहा था, लेकिन उसे चोट का कोई असर ही नहीं हो रहा था। तभी रिंग के बाहर देव की नजर सन्नी पर पड़ती है। सन्नी वहाँ खड़ा पैसा कलेक्ट कर रहा था। देव तुरंत रवि को इशारा करता है, ये मैच जल्दी खत्म करना होगा। रवि अपना दिमाग लगाता है, उसे पता था कि इंजेक्शन से शरीर सुन्न होता है, हड्डियां नहीं। रवि अपनी पूरी ताकत से उस बॉक्सर की जांघ पर एक ऐसा वार करता है कि उस बॉक्सर की हड्डी चटक जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। मैच खत्म होते ही देव सन्नी की तरफ टूट पड़ता है। सन्नी देव को देखकर डर के मारे अपनी जान बचाकर भागने लगता है। देव और रवि भी पागलों की तरह सन्नी का पीछा करते करते एक कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि देव और रवि सन्नी को पकड़ पाते, अचानक एक जेसीबी सन्नी के ऊपर से निकल जाती है और यहीं पर सन्नी की मौत हो जाती है। रवि दूर से उस जेसीबी चलाने वाले का चेहरा देख लेता है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। अरविंद सन्नी की लाश देखकर हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि ये देव और रवि ने किया है, लेकिन जब अरविंद कॉल करके देव से पूछता है तो वो बताता है कि जब हम पहुंचे कोई और उसे मार चुका था। उधर जब कुकी यादव को पता चलता है कि किसी ने उसके प्यारे भांजे सन्नी को कुचलकर मार डाला है, तो वो बदले की आग में पूरी तरह बौखला जाता है। रवि और देव सन्नी के कातिल का पीछा करके उसे दबोच लेते हैं और जब उस कातिल का चेहरा सामने आता है तो दोनों भाई चौंक जाते हैं। वो कातिल कोई और नहीं बल्कि निहाल सिंह का छोटा भाई हुकुम सिंह था। देव हुकुम का कॉलर पकड़कर चीखता है कि तूने उसे क्यों मारा। हुकुम रोते हुए और गुस्से में कहता है कि जिस तरह तुम अपनी बहन गुड़िया का बदला लेना चाहते थे, मैंने भी अपने भाई निहाल के कातिल सन्नी को मारकर अपना बदला लिया है। रवि उसे समझाता है कि पागल हो गया है क्या, सन्नी ने ये मर्डर नहीं किया था, उससे ये काम करवाया गया था और तूने उसे मारकर वो आखिरी सबूत भी मिटा दिया। रवि हुकुम से पूछता है कि उसे सन्नी के बारे में कैसे पता चला। हुकुम बताता है कि वो जोयना नाम की रिपोर्टर हमारे घर आई थी, उसने पुलिस स्टेशन में सन्नी का नाम सुना था और उसी ने मुझे बताया। ये सुनते ही देव गुस्से से पागल हो जाता है। देव सीधा जोयना के पास पहुंचता है और उस पर बुरे तरीके से चीखने लगता है कि तुम्हारी इस घटिया रिपोर्टिंग की वजह से आज वो हुकुम एक कातिल बन गया है और तुम्हारी वजह से अब हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारी गुड़िया को किसने मारा है। जोयना को अपनी गलती पर बहुत बुरा एहसास होने लगता है। अब सन्नी तो मर चुका था, लेकिन उसकी लाश से देव को उसका मोबाइल और उसकी अंगूठी मिलती है और जब सन्नी की कॉल हिस्ट्री निकाली जाती है तो पता चलता है कि मर्डर वाली रात सन्नी को आखिरी कॉल एनएसआई के अंदर मौजूद एक पब्लिक फोन बूथ से किया गया था। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि निहाल और गुड़िया के मर्डर के तार सीधा एनएसआई के अंदर से जुड़े हुए हैं, लेकिन एनएसआई के अंदर किसी भी बाहरी इंसान या पुलिस का जाना सख्त मना था। अंदर जाकर उस मास्टरमाइंड को ढूंढने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि रवि को एनएसआई का बॉक्सर बनना होगा। कोच सर कहते हैं कि एनएसआई में जाने के लिए 15 दिन के अंदर एक इमरजेंसी ट्रायल मैच जीतना पड़ेगा, तभी तुम सेलेक्ट हो पाओगे। कोच सर रवि को ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। रवि का वजन सिर्फ 65 किलो ही था, लेकिन उसे 72 किलो की कैटेगरी में लड़ना था। कोच सर की ट्रेनिंग जानवरों जैसी थी। वो रवि से बहुत मेहनत करवाने लगते हैं और जरा सी गलती होने पर अपनी छड़ी से रवि को बुरी तरह पीटते हैं। एक दिन देव ये सब देख लेता है। वो सीधा रिंग के अंदर घुसता है और अपने बाप के हाथ से छड़ी छीनकर चिल्लाता है कि आज के बाद अगर मेरे भाई पर ये छड़ी उठाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर कोच सर का एक पुराना और वफादार बॉक्सर था राका। वो ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि कोच सर उसे धोखा देकर अपने सगे बेटे रवि को आगे बढ़ा रहे हैं। राका गुस्से में कोच सर का क्लब छोड़ देता है और सीधा जाकर उनके सबसे बड़े दुश्मन बिजू सिंह के क्लब में शामिल हो जाता है। आखिरकार वो दिन आता है जब एनएसआई में जाने के लिए रवि का ट्रायल मैच होने वाला था। रवि को लग रहा था कि उसका मैच शायद राका से होगा, लेकिन दोस्तों जैसे ही अनाउंसर अपोनेंट का नाम पुकारता है, रवि की सांसें गले में अटक जाती हैं। रवि का सामना किसी और से नहीं बल्कि शक्ति बॉक्सिंग क्लब के बॉक्सर धर्म के साथ फिक्स हो जाता है। हाँ दोस्तों, धर्म उसी अर्जुन का सगा भाई था जिसे रवि ने 5 साल पहले इसी रिंग में पंच मारकर मौत के घाट उतारा था। धर्म आज सिर्फ मैच जीतने ही नहीं बल्कि अपने मरे हुए भाई का बदला लेने के लिए रिंग में उतरा था। अब मैच शुरू होता है। धर्म एक जंगली जानवर की तरह रवि पर टूट पड़ता है। वो रवि के मुंह पर ऐसे मारता है कि रवि को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। रवि के दिमाग में 5 साल पुराना वो पास्ट ही घूम रहा होता है। उसे याद आने लगता है कि कैसे उसके एक पंच से अर्जुन तड़प कर मर गया था। इसी गिल्ट और डर की वजह से रवि अपने हाथ नहीं चला पा रहा था। धर्म एक ऐसा सॉलिड पंच रवि के जबड़े पर मारता है कि रवि सीधा जमीन पर गिर पड़ता है और ऐसा लगने लगता है कि वो नॉकआउट हो गया है और अब वह कभी नहीं उठ पाएगा। रवि की हिम्मत टूट चुकी थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। तभी रिंग के बाहर से कोच सर पूरी ताकत से चीखते हैं कि रवि, याद कर हम यहाँ क्यों आए हैं, याद कर उस हॉस्पिटल के कमरे को, याद कर अपनी गुड़िया को। ये मैच तेरे लिए सिर्फ एक खेल हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये गुड़िया का इंसाफ है। उठ जा रवि, उठ जा। गुड़िया का नाम सुनते ही रवि के कानों में गुड़िया की वो दर्दनाक चीखें गूंजने लगती हैं। रवि अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों पर खड़ा होता है। धर्म फिर से रवि को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार रवि कोई डिफेंस नहीं करता। रवि अपनी पूरी बॉडी की ताकत अपने राइट हैंड में खींचता है और धर्म के मुंह पर एक ऐसा सॉलिड नॉकआउट पंच जड़ता है कि धर्म सीधा रिंग के बाहर जाकर गिर जाता है। सब लोग यही सोच रहे थे कि अचानक ये क्या होगा और इसी के साथ रवि अपना ट्रायल मैच जीत जाता है। वो मैच जीतने के बाद रवि सीधा अपने दोस्त इंस्पेक्टर अरविंद के घर जाता है, लेकिन अरविंद घर पर नहीं था। घर पर सिर्फ उसकी नई नवेली पत्नी भारतीय मौजूद थी। भारतीय दिखने में तो बहुत भोली और खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खिंचाव था। वो रवि को घर के अंदर बुलाती है, लेकिन रवि को लग रहा था कि अंदर जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन भारतीय बहुत ही अजीब और नशीली आवाज में कहती है कि रवि, ऐसा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। रवि भारती के इन इशारे को समझ नहीं पाता और वो घर के अंदर चला जाता है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। वैसे दोस्तों, भारती का ये कैरेक्टर आगे चलकर एक ऐसा बम फोड़ेगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगले दिन देव को चलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी और उसके नकली पैर वाले हिस्से में इन्फेक्शन भी फैल जाता है। रवि देव से कहता है कि तुरंत हॉस्पिटल जा, वरना ये इन्फेक्शन तेरे पूरे शरीर में फैल जाएगा। इधर मार्केट में रिपोर्टर जोयना को कुछ गुंडे तंग करने लगते हैं। जोयना हाथापाई में जमीन पर गिर पड़ती है। तभी वहाँ भारती जो अरविंद की
पत्नी है वो आती है और जोयना की मदद करती है। भारती जोयना को कहती है कि तुम्हारे पैर में मोच आ गई है, तुम्हें अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए। उधर देव अपना पैर लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर देव का इलाज शुरू ही करने वाला था कि तभी हॉस्पिटल के अंदर कुकी यादव के गुंडे आते हैं और देव को चारों तरफ से घेर लेते हैं। देव का पैर पहले ही खराब था, इस कारण वो चाहकर भी लड़ नहीं सकता था, लेकिन वो गुंडे देव को जानवरों की तरह पीटने लगते हैं और देव को कुकी यादव के अड्डे पर ले जाते हैं। कुकी यादव गुस्से में पागल था क्योंकि उसे लग रहा था कि देव ने ही उसके भांजे सन्नी को मारा है। कुकी यादव देव की बॉडी पर बहुत सारे बम बांध देता है। देव चीख कर कहता है कि मैंने सन्नी को नहीं मारा, मैं तो खुद उस कातिल को ढूंढ रहा हूँ जिसने मेरी बहन गुड़िया को भी मारा है। कुकी यादव देव की आंखों में सच्चाई देख लेता है और मान जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने गुंडों को इशारा करता है कि मेरे यहाँ से निकलते ही इस बम का रिमोट दबा देना और इसे उड़ा देना। लेकिन तभी वहाँ इंस्पेक्टर अरविंद अपनी पुलिस फोर्स के साथ पहुंच जाते हैं। पुलिस कुकी के गुंडों को अरेस्ट कर लेती है और देव को जिंदा बचा लेती है। हालांकि कुकी यादव वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। बाद में पता चलता है कि देव की जान जोयना की वजह से बची थी, क्योंकि जोयना भी उसी हॉस्पिटल में थी। उसने कुकी के गुंडों को देव को ले जाते हुए देख लिया था और उसी ने तुरंत अरविंद को कॉल करके सब बताया था। इधर देव रवि को एनएसआई के गेट तक छोड़ने आता है और वो रवि को उसका मकसद याद दिलाता है कि देख रवि, भूलना मत हम यहाँ क्यों आए हैं। हम बॉक्सिंग के लिए नहीं बल्कि हम अपनी गुड़िया के कातिल का पता लगाने आए हैं। और तुम्हें भी पता है हमें सबसे पहला शक शमशेरा पर है, क्योंकि निहाल के मरने के बाद ओलंपिक जाने का सबसे बड़ा फायदा उसी शमशेरा को हुआ है। अब रवि एनएसआई के अंदर कदम रखता है, जहाँ उसे अंदर जाते ही एनएसआई के रूल्स बताए जाते हैं। रूल्स सिंपल थे, अगर कोई एनएसआई में कदम रख देता है तो उसके बाद वो किसी भी हालत में बाहर नहीं जा सकता। अगर फिर भी बाहर गए तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब थोड़ी देर बाद रवि अंदर निहाल के रूममेट आदि से मिलता है और वो आदि से पूछता है कि निहाल और शमशेरा के रिश्ते कैसे थे। आदि बताता है कि रिंग में तो ठीक ठाक ही थे, लेकिन बाहर वो दोनों कुत्तों की तरह लड़ते थे। वो एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। तभी वहाँ शमशेरा आ जाता है और वो रवि को देखते ही खुली धमकी देता है कि मेरे रास्ते में मत आना वरना हड्डियां तोड़ दूंगा। उधर देव और जोयना एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे, क्योंकि जोयना ने देव की जान बचाई थी। जोयना देव से वो सवाल पूछती है जो कोई नहीं पूछ सकता था। जोयना पूछती है कि देव, तुम्हारा ये पैर कैसे कटा। देव थोड़ा नर्वस होकर बताता है कि मेरे दादाजी ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट थे, मेरे पिता भी बहुत महान बॉक्सर थे, लेकिन मेरे बाप की ओलंपिक की भूख कभी नहीं मिटी। वो चाहते थे कि मैं ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड लाऊं, लेकिन जोयना, मेरे अंदर बॉक्सिंग का वो पागलपन नहीं था, मैं नहीं कर पाता था। मेरे बाप ने मुझे जानवरों की तरह पीटा, वो मुझे हर रोज डंडों से मारते थे और एक दिन उनका पागलपन इस हद तक बढ़ गया कि उन्होंने मेरे पैर पर लोहे की रोड मार दी थी। उस टाइम मुझे दर्द तो हो रहा था, लेकिन पैर ठीक ही था। लेकिन जब मैं 3 दिन बाद हॉस्पिटल पहुंचा तो मेरे पैर में इन्फेक्शन फैल चुका था और इसी कारण डॉक्टर को मेरा आधा पैर काटना पड़ा। देव रोते हुए कहता है कि जिस बाप ने अपने ओलंपिक के घमंड के लिए अपने बेटे का पैर काट दिया, मैं उस बाप को जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकता। ये सुनकर जोयना की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। देव और जोयना जब एक दूसरे के और करीब आते हैं तो जोयना अपना एक बहुत बड़ा सच उगल देती है। जोयना बताती है कि देव, मेरा कार्ड 6 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुका है, मैं अब रिपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि मैं निहाल और गुड़िया को बहुत पहले से जानती हूँ और निहाल ने मुझे बताया था कि गुड़िया प्रेग्नेंट है। वो दोनों दिल्ली भागना चाहते थे। निहाल ने मुझसे दिल्ली में रहने के लिए मदद भी मांगी थी, लेकिन मेरी खुद की हालत बहुत खराब थी। मेरे पास भी उस टाइम रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए मैंने उनकी मदद करने से मना कर दिया था। अगर मैंने उन्हें दिल्ली बुला लिया होता तो आज तुम्हारी गुड़िया जिंदा होती। तभी बातों बातों में जोयना की नजर देव के पहनी हुई उसी अंगूठी पर पड़ती है जो देव को सन्नी के पास से मिली थी। देव और जोयना जब उस अंगूठी को ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि वो कोई आम अंगूठी नहीं बल्कि एक स्मार्ट रिंग थी। देव तुरंत उस रिंग का डेटा चेक करवाता है और एक बहुत बड़ा शॉक लगता है। वो रिंग सन्नी के नाम पर नहीं बल्कि एनएसआई यानी नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की एक बॉक्सर ज्योतिका के नाम पर रजिस्टर थी। जब ये बात रवि को पता चलती है तो वो तुरंत ज्योतिका को पकड़ता है। तभी ज्योतिका बताती है कि मेरा और सन्नी का अफेयर था, उसने ही मुझे उस रात कॉल करके निहाल की लोकेशन मांगी थी, मैंने सिर्फ उसकी मदद की थी। ज्योतिका रवि को एक और नाम बताती है कि अगर तुम्हें सन्नी के बारे में सब कुछ जानना है तो उसके बेस्ट फ्रेंड कपिल को पकड़ो, उसे इस बारे में सब पता होगा। इधर एनएसआई के अंदर रवि शमशेरा का राज खोलने के लिए एक चाल चलता है। जब शमशेरा रूम में नहीं था तभी रवि चुपके से उसके रूम में घुसता है और शमशेरा की पानी की बोतल में ड्रग मिला देता है। अगले ही दिन एनएसआई में एंटी डोपिंग एजेंसी वाले यूरिन टेस्ट करने आ जाते हैं। शमशेरा पानी पी चुका था। रवि सीधा शमशेरा के पास जाता है और कहता है कि तेरी बोतल में मैंने ड्रग मिला दिया है, तेरा करियर अब खत्म हो जाएगा। अब सच बता, क्या गुड़िया और निहाल को तूने मरवाया है? शमशेरा कहता है कि पागल है क्या रवि तू, मैं उन्हें क्यों मारूंगा? जिस रात निहाल का मर्डर हुआ था उस रात तो मैं एनएसआई में था ही नहीं, मैं असिस्टेंट कोच रुडोल्फो के साथ उनके कमरे में था। अगर फिर भी भरोसा नहीं हो रहा है तो रुडोल्फो से पूछ ले। रवि को कंफर्म हो जाता है कि शमशेरा बेगुनाह है। रवि मुस्कुराकर कहता है कि जा टेस्ट दे दे, मैंने तेरी बोतल में कुछ नहीं मिलाया था। अब सीधा शक जाता है कपिल पर, जो सन्नी का फ्रेंड था। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कपिल एनएसआई के बाहर था और रवि एनएसआई से बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन रवि के लिए अपनी बहन गुड़िया का इंसाफ किसी भी ओलंपिक से बहुत बड़ा था। रवि आदि और कोच की परवाह किए बिना रात के अंधेरे में एनएसआई की दीवार फांदकर बाहर निकल जाता है। कुछ टाइम बाद देव और रवि को पता चलता है कि कपिल किसी और के नहीं बल्कि सरपंच ढांडा के फार्म हाउस में छुपा हुआ है। ढांडा ने अपने फार्म हाउस की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी, लेकिन देव और रवि मौत से नहीं डर रहे थे क्योंकि उनको अपने बहन के कातिलों को ढूंढना था। दोनों भाई रात के अंधेरे में ढांडा के फार्म हाउस में घुसते हैं और वो उन गुंडों को खत्म करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। आखिरकार वो कपिल तक पहुंच ही जाते हैं और उसे पकड़कर बाहर ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी बाहर ढांडा की पूरी आर्मी उन्हें घेर लेती है। तभी देव को याद आता है कि उसने सेफ्टी के लिए ग्रेनेड्स भी लिए थे। वो अपनी जेब से एक ग्रेनेड निकालता है और उन गुंडों की तरफ फेंक देता है, लेकिन यहाँ देव से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो ग्रेनेड उन गुंडों पर नहीं बल्कि सरपंच ढांडा का सबसे प्यारे भैंसे सुल्तान पर गिर जाता है और उसी वक्त सुल्तान वहीं देव की वजह से मारा जाता है। बम फटने की अफरा तफरी का फायदा उठाकर देव और रवि कपिल
कपिल को अपनी गाड़ी में डालकर वहाँ से भाग जाते हैं। जब सरपंच ढांडा को पता चलता है कि किसी ने उसके सुल्तान को मार दिया है तो वो गुस्से में पागल होकर पूरे शहर को जलाने का ऑर्डर दे देता है। देव, रवि और कोच सर उस कपिल को एक खंडर में उल्टा लटकाकर बहुत ही बुरे तरीके से पीटने लगते हैं। कपिल दर्द से तड़पते हुए आखिरकार वो सच उगल ही देता है। कपिल रोते हुए बताता है कि हमें ये मर्डर करने का ऑर्डर डीनो ने दिया था। उसने हम लोगों को बहुत सारे पैसे दिए थे और हमें मास्क पहनने को भी कहा गया था, और सबसे बड़ी बात, हमें निहाल को मारने के पैसे नहीं मिले थे। हमारा टारगेट निहाल था ही नहीं, हमें तो सिर्फ तुम्हारी बहन गुड़िया को मारने की सुपारी दी गई थी। निहाल तो बस बीच में आ गया, इसलिए वो मारा गया। देव और रवि की सांसें अटक जाती हैं। यानी ओलंपिक, निहाल, बॉक्सिंग, ये सब झूठ था। कातिल का असली टारगेट तो शुरू से ही सिर्फ गुड़िया थी। तभी वहाँ अचानक पुलिस आ जाती है। रवि तो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन पुलिस देव और कोच सर को मौके पर ही अरेस्ट कर लेती है। इधर सरपंच ढांडा और डीएसपी फोगाट ने जेल के अंदर ही देव और कोच सर को मरवाने का पूरा प्लान बना लिया था। उन्हें जेल के सबसे खराब सेल में डालने का ऑर्डर दिया जाता है ताकि वहाँ मौजूद गुंडे उन्हें अंदर ही मार दें। लेकिन दोस्तों, किस्मत उनका साथ देती है। जेल में एक इंस्पेक्टर फिरोज था जिसके बेटे को कोच सर ने ही ट्रेनिंग देकर एक बड़ा मुकाम दिलाया था। फिरोज उस एहसान का बदला चुकाता है और उन्हें उस सेल की बजाय एक अलग सेल में डाल देता है। उधर रवि छुपते छुपाते इंस्पेक्टर अरविंद के घर पहुंच जाता है, जहां वो भारतीय से मिलता है। रवि भारती को अपने दिल का दर्द बताते हुए कहता है कि जब 5 साल पहले मेरे हाथ से अर्जुन मारा गया था, वो गिल्ट मैं आज तक नहीं भुला पाया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई देव भी किसी का कत्ल करे। मैं इस खेल को छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। भारती कहती है कि गुड़िया भी यही चाहती थी और मेरे हिसाब से भी तुम्हें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उसी रात भारती रवि को अपनी जिंदगी का एक ऐसा काला सच बताती है जिसे सुनकर रवि की रूह कांप जाती है। भारती हंसते बताती है कि मैं झारखंड के एक बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे सिर्फ चंद रुपयों के लिए बेच दिया था। मैं उस नर्क से तो निकल गई, लेकिन अब मैं खुद झारखंड जाती हूँ और वहाँ से गरीब लड़कियों को खरीद कर लाकर उन्हें धंधे में धकेल देती हूँ। ये सुनकर रवि को समझ आ जाता है कि ये एक औरत नहीं बल्कि एक शैतान है। इधर जेल की सलाखों के पीछे देव और उसके पिता कोच सर के बीच एक बहस छिड़ जाती है। देव गुस्से में कहता है कि अगर आपने अपना वो बॉक्सिंग क्लब पहले ही बेच दिया होता तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। तुम्हारे उस मनहूस क्लब की वजह से ही मेरी बहन गुड़िया की जान गई है। लेकिन कोच सर के लिए बॉक्सिंग उनकी जान से भी ज्यादा कीमती थी और वो बस देव चुपचाप सुनते रहते हैं। उधर शक्ति बॉक्सिंग क्लब में बिजू सिंह अपने सबसे ताकतवर बॉक्सर धर्म को एक बड़े मैच के लिए सिलेक्ट कर लेता है। ये देखकर कोच के पुराने चेले राका को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे लगने लगता है कि ये मौका उसे मिलना चाहिए था, इसलिए वो एक बहुत ही नीच हरकत करता है। वो चुपके से जाकर धर्म की गाड़ी के ब्रेक फेल कर देता है। जब धर्म अपनी गाड़ी से जा रहा था तो ब्रेक न लगने की वजह से धर्म का एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। इधर रवि अरविंद के घर पर छुपा हुआ था। तभी अचानक वहाँ डीएसपी फोगाट आ जाता है। डीएसपी को शक हो गया था कि रवि शायद अरविंद के घर पर ही छुपा हुआ है। इसी कारण वो अरविंद के घर की तलाशी लेने लगता है और फोगाट को रवि मिल भी जाता है। रवि को अपने घर में छुपाने के जुर्म में डीएसपी फोगाट इंस्पेक्टर अरविंद को सस्पेंड कर देता है और रवि को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। उधर जेल में गुंडों की गैंग देव और कोच सर के सेल में घुस जाती है और उन पर हमला कर देती है। वो उन्हें बुरी तरह से पीटने लगते हैं। लेकिन तभी डीएसपी फोगाट के पास एक कॉल आता है और डीएसपी तुरंत देव और कोच सर को छोड़ने का ऑर्डर दे देता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि डीएसपी को उन्हें छोड़ना पड़ा? दरअसल कोच सर ने एक डील कर ली थी। उन्होंने अपना वो प्यारा बॉक्सिंग क्लब अपने सबसे बड़े दुश्मन बिजू सिंह को बेच दिया था और बदले में अपने दोनों बेटों की रिहाई मांग ली थी। जेल से बाहर आने के बाद रवि हार मान चुका था। रवि कहता है, देव अब हमें ये सब यही छोड़ देना चाहिए। लेकिन देव की आंखों में बदले का खून सवार था। देव चीखता है कि तू गुड़िया का मर्डर भूल गया, तू बदल गया है रवि, तुझे बॉक्सिंग करनी ही होगी। दोनों भाइयों के बीच झगड़ा होने लगता है और दोनों अलग हो जाते हैं। कोच सर और रवि एनएसआई के हेड पेनिकर के पास जाते हैं और रवि को वापस ज्वाइन करने की भीख मांगते हैं, लेकिन पेनिकर उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। अब कोच सर और रवि के पास कुछ नहीं बचा था। वो अपने उसी पुराने घर में वापस आ जाते हैं जहाँ से कोच सर के पिता ने अपनी जिंदगी जीरो से शुरू की थी। इधर देव का दिमाग सिर्फ और सिर्फ कातिलों को ढूंढने में लगा हुआ था। देव और रिपोर्टर जॉयना कोच सर के पुराने घर में जाते हैं और गुड़िया के सामान की तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी के दौरान देव को गुड़िया की एक ड्राइंग बुक मिलती है और उस बुक में लिखा हुआ था निसी। देव का दिमाग बिजली की तरह दौड़ता है। उसे याद आता है कि सन्नी के दोस्त कपिल ने उसे 2 शब्द कहे थे, डीनो और हिसार। देव जॉयना को बताता है कि हरियाणा में हिसार का मतलब कोई शहर नहीं बल्कि किला होता है और शक्तिगढ़ में सिर्फ एक ही पुराना किला है। देव अरविंद को कॉल करके उसे भी अपने साथ चलने को कहता है। अब देव, अरविंद और जॉयना रवि की गाड़ी में बैठकर उस किले की तरफ निकलते हैं। लेकिन दोस्तों, रास्ते में अरविंद को रवि की गाड़ी की सीट के नीचे एक पायल पड़ी हुई मिलती है। अरविंद जब उस पायल को ध्यान से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो पायल किसी और की नहीं बल्कि उसकी ही अपनी पत्नी भारती की थी। अरविंद का दिमाग शक से भर जाता है। उसे लगता है कि भारती का देव के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन फिर देव बताता है कि ये रवि की गाड़ी है। अरविंद गुस्से में पागल होकर बीच रास्ते से ही वापस अपने घर की तरफ लौट जाता है। देव और जॉयना एक नाव में बैठकर उस सुनसान किले तक पहुंचते हैं। वहां जाते ही उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो किला अंदर से एक बहुत बड़ा कोठा बन चुका था जहां लड़कियों से जबरदस्ती धंधा करवाया जाता था। देव अंदर घुसता है और उसे वहां वो लड़की मिल जाती है जिसका नाम गुड़िया की बुक में लिखा हुआ था। देव उस लड़की के पास जाता है, लेकिन वो लड़की ना तो कुछ बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी, लेकिन वो पैसों की भाषा अच्छे से समझती थी। देव उस लड़की को पैसे देता है और डीनो की फोटो दिखाता है। वो लड़की इशारों में बताती है कि डीनो सामने वाले कमरे में बैठा हुआ है। देव तुरंत दरवाजा तोड़कर डीनो के कमरे में घुसता है और उसे बहुत बुरी तरह पीटने लगता है। लेकिन तभी अचानक डीनो तड़पने लगता है और वो उल्टियां करते करते वहीं दम तोड़ देता है। तभी वहाँ खड़ी लड़की देव को बताती है कि मुझे एक औरत ने डीनो की शराब में एक दवाई मिलाने को कहा था। उस औरत के कंधे पर एक टैटू भी बना हुआ था। देव समझ जाता है कि किसी ने डीनो को जहर दे दिया है ताकि सच कभी बाहर ना आ सके। इससे पहले कि देव कुछ और समझ पाता, कोठे पर मौजूद बहुत सारे गुंडे देव पर हमला कर देते हैं। देव हाथापाई करके अपनी जान बचाता है और जॉयना को लेकर वहाँ से भाग जाता है। उधर
उधर अरविंद गुस्से में पागल होकर अपने घर पहुंचता है, जहां सामने उसकी पत्नी भारती खड़ी थी। अरविंद अपनी जेब से वो पायल निकालकर भारती के मुंह पर मारता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तेरा रवि के साथ चक्कर चल रहा है ना। भारती के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, उसे समझ आ जाता है कि उसका राज अब खुल चुका है। अरविंद गुस्से में अंधा होकर भारती पर जानलेवा हमला करता है और उसे जमीन पर पटककर उसका गला दबाने लगता है और वो एक हाथ से रवि को कोल भी लगाता है ताकि रवि ये सब सुने। लेकिन भारती एक बहुत ही नीच औरत थी। वो पास में पड़ी हुई एक भारी चीज उठाती है और अरविंद के सिर पर दे मारती है, जिस कारण अरविंद जमीन पर गिर पड़ता है। अरविंद फिर गन निकालता है, लेकिन दोनों के बीच गन छीनने के लिए हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी अचानक गन का ट्रिगर दब जाता है और गोली सीधा अरविंद के सीने को चीर देती है और यहीं पर अरविंद की मौत हो जाती है। फोन पर सब कुछ सुन रहा रवि पागलों की तरह भागकर अरविंद के घर पहुंचता है। अपने जिगरी दोस्त की खून से लथपथ लाश देखकर रवि सन्न रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन फिर वो तुरंत कोच सर को कॉल करके बुलाता है। तभी रवि के फोन पर एनएसआई के हेड पेनिकर का कॉल आता है। पेनिकर कहता है कि अगर रवि तू कल सुबह 6 बजे एनएसआई आ गया तो मैं तेरी ज्वाइनिंग वापस करवा दूंगा। कोच सर ये सुनकर रवि का करियर और उसकी जिंदगी बचाने के लिए वो एक बहुत ही बड़ा फैसला लेते हैं। कोच सर एक हथियार उठाते हैं और अपने हाथों से अरविंद की लाश को काट काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और रात के अंधेरे में उन टुकड़ों को नदी में फेंक कर आ जाते हैं। अगली सुबह ठीक 6 बजे रवि एनएसआई वापस ज्वाइन कर लेता है। इधर भारती एक बहुत ही गंदा खेल खेलती है। वो पुलिस स्टेशन जाकर रोने का नाटक करती है और कहती है कि मेरा पति अरविंद गायब है और वो आखिरी बार देव के साथ देखा गया था। डीएसपी फोगाट का पूरा शक देव पर चला जाता है। दूसरी तरफ देव सबूत ढूंढने के लिए अरविंद के घर पहुंचता है। वहाँ अरविंद की माँ भी मौजूद थी। तभी उसे निसी की टैटू वाली बात याद आती है। देव की नजर अचानक भारती के कंधे पर बने टैटू चली जाती है, यानी भारती ही इन सब के पीछे की वो मास्टरमाइंड है। इससे पहले कि देव कुछ करता, भारती अपनी गन निकालती है और सीधा देव पर तान देती है। भारती हंसते हुए कहती है कि हाँ, मैंने ही तुम्हारी उस गुड़िया को मरवाया था, क्योंकि गुड़िया मेरे धंधे के बीच में आ रही थी। तभी दोस्तों यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। गुड़िया जब निहाल से मिलकर लौट रही थी तो रास्ते में उसे निसी मिली थी। निसी भारती के कोठे से भाग कर आई थी और गुंडे उसके पीछे पड़े हुए थे। गुड़िया ने इंसानियत दिखाते हुए निसी को अपने घर में पना दे दी थी और उसे अपनी ड्राइंग बुक देकर कहा था कि तू यहाँ सेफ है, कल मेरे पापा तुझे बचा लेंगे। लेकिन भारती को इस बारे में पता चल गया था, इसी कारण उसने गुड़िया को मरवाया था। अब भारती देव को ब्लैकमेल करने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारी वो जोयना मेरे कब्जे में है, अगर उसकी जान बचानी है तो पुलिस स्टेशन जाकर अरविंद के मर्डर का इल्जाम अपने सिर पर ले ले। देव मजबूरी में पुलिस स्टेशन जाता है और अरविंद की मौत की जिम्मेदारी खुद के ऊपर ले लेता है। देव के इस झूठे कबूलनामे के बाद पुलिस स्टेशन में एक बहुत ड्रामा होने लगता है। भारती पुलिस स्टेशन में डीएसपी फोगाट के सामने एक रोती हुई और भोली भाली विधवा का ढोंग करने लगती है। वो फूट फूट कर रोते हुए डीएसपी से कहती है कि मुझे मेरे पति का बदला चाहिए, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति का ये कातिल जिंदा रहे। डीएसपी फोगाट के सामने ये नाटक करने के बाद भारती कहती है कि वो देव से अकेले में 2 मिनट बात करना चाहती है और जैसे ही भारती और देव कमरे में अकेले होते हैं, भारती के चेहरे से वो बेबस विधवा का नकाब उतर जाता है और वो हंसने लगती है। भारती देव के करीब आती है और बहुत ही ठंडी आवाज में कहती है कि तुम्हारी गुड़िया बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन अगर इसी तरह कोई भी मेरे धंधे के बीच में आएगा तो मैं उसे इसी तरह तड़पा तड़पा कर उसे जान से मारती रहूंगी। और फिर भारती देव को अंदर तक तोड़ने के लिए अपनी आखिरी चाल चलती है। भारती बहुत अच्छे से जानती थी कि डीएसपी फोगाट देव को कुकी यादव के पास भिजवा रहा है, जहां देव का मरना 100% पक्का है। इसलिए देव को उसके आखिरी पलों में सबसे ज्यादा दर्द देने के लिए भारती देव के कान में उस असली मास्टरमाइंड का नाम फुसफुसाकर बता देती है। भारती हंसते हुए कहती है कि गुड़िया को मारने का प्लान सिर्फ मेरा नहीं था, गुड़िया को मारने की सुपारी मुझे किसी और ने दी थी। और इसके बाद भारती देव के कान में वो नाम बता देती है। वो नाम सुनते ही देव बुरी तरह कांपने लगता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना गिरा हुआ काम उसके ही अपने ने किया है। ये नाम हमें लास्ट में पता चलेगा दोस्तों, क्योंकि यही सस्पेंस है। डीएसपी फोगाट देव को जेल नहीं भेजता है, उसका प्लान कुछ और ही था। वो देव को ले जाकर गैंगस्टर कुकी यादव के हवाले कर देता है, ताकि कुकी यादव देव को इतनी बुरी तरह से मारे कि उसकी लाश भी न मिल सके। कुकी यादव देव को बांधकर बहुत बुरी तरह पीटने लगता है और हंसते हुए कहता है कि तूने मुझसे झूठ बोला था ना देव, मुझे पता चल चुका है कि मेरे भांजे सन्नी को तूने नहीं बल्कि उस हुकुम सिंह ने मारा था। हुकुम को तो मैं पहले ही मार चुका हूँ, अब तेरी बारी है। लेकिन कुकी यादव ने एक गलती कर दी थी, उसने देव को अच्छे से नहीं बांधा था। वो अपनी जंजीरें खोलकर कुकी यादव के गुंडों पर टूट पड़ता है और यहाँ हमें एक अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलता है। और कुछ ही देर बाद देव गुंडे के हाथ से गन छीन कर गोलियां चलाते हुए वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। अब सबसे पहले देव जाकर उस जगह पर धावा बोलता है जहाँ जोयना को किडनैप करके रखा गया था, और वहाँ भी वैसा ही होता है जो हर मूवी में होता है। देव जोयना को कैसे भी करके वहाँ से बचा लेता है। इधर एनएसआई के अंदर ओलंपिक सिलेक्शन के लिए नॉकआउट मुकाबले चल रहे होते हैं। रवि ने सबको धूल चटा दी थी, उसने शमशेरा जैसे बॉक्सर को भी हरा दिया था। अब ओलंपिक का टिकट पाने के लिए रवि का फाइनल मैच कोच सर के पुराने चेले राका के साथ होने वाला था। मैच से कुछ देर पहले रवि नहा रहा होता है, तभी पीछे से कोई अनजान आदमी दबे पांव अंदर आता है और रवि की कमर में एक चाकू घोंप के भाग जाता है। इस खंजर के ही रवि बुरी तरह घायल हो जाता है और उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। रवि की पूरी बॉडी सुन्न पड़ जाती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। कोच सर को लगता है कि ये नीच हरकत बिजू सिंह ने की होगी। कोच सर गुस्से में जाकर बिजू सिंह से भिड़ जाते हैं, लेकिन बिजू सिंह कहता है कि मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन रिंग के बाहर ऐसी ओछी हरकत मैं कभी नहीं करता। अब जब बिजू सिंह रिंग में राका से इस बारे में पूछता है तो राका बेशर्मी से कबूल करता है कि हाँ, मैंने ही उसे वो इंजेक्शन लगवाया है, क्योंकि मुझे ओलंपिक जाने के लिए जीतना है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैच शुरू होने ही वाला था कि तभी देव वहाँ आ जाता है। वो रवि को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन रवि का फोकस सिर्फ मैच पर ही था, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बताता। अब रवि रिंग में उतरता है। कोच सर उससे कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें उस इंजेक्शन की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन तुम्हें ये मैच जीतना ही होगा, चाहे तुम कुछ भी करो। अब मैच शुरू होता है, लेकिन रवि कुछ भी नहीं कर पा रहा था। राका रवि को जानवरों की तरह पीटने लगता है, लेकिन रवि के हाथ तक नहीं उठ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि रवि ये मैच हार जाएगा।
तभी देव अपने पिता कोच सर के पास आकर उनको साइड में चलने को कहता है, क्योंकि उसे उनसे कुछ बात करनी थी। लेकिन कोच सर मना कर देते हैं और कहते हैं कि सारी बातें मैच खत्म होने के बाद करेंगे। लेकिन देव कोच सर की कनपटी पर गन तान देता है। और दोस्तों, यहीं पर इस फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। देव को भारती ने उस टाइम जो नाम बताया था वो नाम किसी और का नहीं बल्कि कोच सर का था। भारती को गुड़िया को मारने की सुपारी खुद कोच सर ने ही दी थी। मतलब देव को कोच सर और गुड़िया की मौत के बारे में सब पता चल चुका था। देव गुस्से में चीखता है, क्यों अपनी सगी बेटी को क्यों मराया आप? लेकिन कोच सर देव को इग्नोर कर ओनली मैच पर ही ध्यान दे रहे थे और कोच सर के चेहरे पर 1% भी पछतावा नहीं था। देव के बार बार पूछने पर कोच बताते हैं कि मेरी जिंदगी में बॉक्सिंग से ऊपर कोई नहीं है। मैंने निहाल को 8 साल तक खून पसीना एक करके ओलंपिक के लिए तैयार किया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारी बहन गुड़िया प्रेग्नेंट है और वो निहाल को लेकर भागने वाली है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा 8 साल का ओलंपिक का सपना टूटने वाला है। आगे हमें ये भी पता चलता है कि कोच सर ने ही निसी को भारती के हवाले किया था और बदले में भारती को ऑर्डर दिया था कि वो गुड़िया को रास्ते से हटा दे। कोच सर हंसते हुए कहते हैं कि मेरा प्लान निहाल को मारने का नहीं था, मैंने गुंडों को सिर्फ गुड़िया को मारने का बोला था, लेकिन निहाल प्यार के चक्कर में बीच में आ गया और मारा गया। देव गुस्से में उबल रहा था। लेकिन दोस्तों, सबसे घिनौनी बात तो अभी बाकी थी। कोच सर एक और राज खोलते हैं। जब गुड़िया हॉस्पिटल में कोमा से उठी थी तो मैं उसके पास गया था। मैंने गुड़िया को बताया कि निहाल मेरी वजह से मारा गया है। ये सुनकर गुड़िया मुझ पर चिल्लाने लगी थी, इसलिए मैंने अपने ही हाथों से हॉस्पिटल के उस बिस्तर पर गुड़िया का गला घोंट कर उसे मार डाला। ये सुन के देव की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वो किसी भी तरह कंट्रोल कर रहा था। दोस्तों, क्या एक बाप कभी अपनी बेटी को मारने का सोच भी सकता है? तभी रिंग के अंदर रवि को अपनी बहन की याद आने लगती है। वो किसी तरह वापस खड़ा होता है और वो इस बार अपनी आखिरी ताकत बटोरता है और वो राका के मुंह पर एक ऐसा पंच मारता है कि राका नॉकआउट हो जाता है। रवि वो मैच जीत जाता है। इसी कारण अब वो ओलंपिक के लिए सिलेक्ट भी हो जाता है। दूसरी तरफ ये देख के कोच सर खुशी से पागलों की तरह चीखते हैं कि देख देव, तेरा भाई अब ओलंपिक जाएगा, मेरा सपना आज पूरा हो गया। तभी वहाँ डीएसपी फोगाट अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ आता है। पुलिस देव को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन देव ने फैसला कर लिया था। जिस राक्षस ने अपनी ओलंपिक की भूख के लिए अपनी फूल सी बेटी को मार दिया, उसे इस धरती पर सांस लेने तक का कोई हक नहीं है। देव सबके सामने अपने ही बाप को गोली मारकर मार डालता है और उनका ओलंपिक का घमंड उन्हीं के साथ डूब जाता है। और इसी सीन के साथ ग्लोरी वेब सीरीज की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ग्लोरी वेब सीरीज की एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि जब इंसान के अंदर जीतने का पागलपन और घमंड हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो एक ऐसे राक्षस में बदल जाता है जिसे खून के रिश्ते भी दिखाई नहीं देते। मुझे पता है आप कोच सर के इस घिनौने ट्विस्ट में इस कदर खो गए होंगे कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूल गए होंगे। अगर आपको देव का ये दर्द और हमारा ये रियलिटी हिंदी स्टाइल का डार्क एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आया हो तो बिना एक सेकंड सोचे अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। और हाँ, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या देव ने अपने सगे बाप को सरेआम गोली मारकर सही किया या उसे पुलिस के हवाले करना चाहिए था। मैं आप सबके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।